नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा बीएससी की फिजिक्स पढ़ा रहा था आपको, और अपने बुक जो पढ़ रहे हैं वो बुक है ऊष्मागतिकी। इसकी यूनिट 3 की अपनी बात कर रहे हैं। ऊष्मागतिकी जो अपने बुक पढ़ रहे हैं इसकी यूनिट 3 पढ़ रहे हैं अपने, और इसके अंदर अपने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो अपने पढ़ा था ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है। और देखो, इस नियम के बारे में पहले बता देता हूँ, हालांकि हमने पढ़ लिया है, इसे थोड़ा सा देख लो। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम अपने को बता रहा था कि डेल क्यू जो है वो किसके इक्वल होता है, वो डी यू प्लस डेल डब्ल्यू के बराबर होता है। यानी अपने जब भी बात करते हैं डेल क्यू और डेल डब्ल्यू की, इनका जब भी अपने अंतर ज्ञात करते हैं तो इनका अंतर हमेशा किसके बराबर आता है, एक निश्चित मान के बराबर आता है, जिसे अपने क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। और ये जो राशि है ये सिर्फ किसका फलन होती है, ये अवस्थाओं का फलन होती है, सीमांत अवस्था का फलन होती है, ताप पर निर्भर करती है। और ये जो राशि है ये पथ पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। अपने जो डी लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि ये जहाँ डेल लिखा हुआ है ये तो पथ पर निर्भर करते हैं, और जहाँ डी लिखा है ये पथ पर निर्भर नहीं करते। और उसके बाद में आपने पढ़ा था इस नियम के बारे में कि ये दो मूल नियमों पर आधारित है, एक तो संरक्षण का था और एक रूपांतरण का था। दूसरे के अंदर अपने बात कर रहे थे इसकी सीमा की, तो इसके अंदर एक तो 100% कार्य आ रहा था जो कि असंभव है, और दूसरा दिशा जो है उसका निर्धारण नहीं हो रहा था। और अब अपने जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। यानी अब जो अपना टॉपिक है वो है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग, कि ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है इसका अनुप्रयोग क्या होता है। देखो, इसके कुछ एक अनुप्रयोग होते हैं, पहले लिख देता हूँ उनको, फिर एक साथ पढ़ेंगे सभी को। देखो, एक तो अपने इसको काम में लेते हैं सम आयतनी प्रक्रम में, एक होता है समतापी या समतापीय प्रक्रम, एक अपने समदाबीय प्रक्रम, एक अपने रुद्धोष्म प्रक्रम, एक अपनी बात करेंगे विशिष्ट ऊष्मा संबंध की, या इसी को अपने बोलते हैं मेयर संबंध। अगर लास्ट में लिखूं तो यहाँ लिख देता हूँ मेयर संबंध की। ये मेयर संबंध वही है जो दूसरी बुक में भी आप लोग शायद पढ़ चुके हो। और छठी जो अपनी इसके अंदर बात करेंगे वो बात करेंगे कौथन प्रक्रम की, कौथन प्रक्रम की। फिर अपनी बात करेंगे पिघलने की प्रक्रिया की, या गलन प्रक्रम बोल सकते हो आप इसे। और फिर अपनी बात कर लेंगे सक्रिय प्रक्रम की, और बिल्कुल लास्ट में जो अपनी बात करेंगे वो अपने मुक्त प्रसार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अपने पढ़ रहे हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुप्रयोग। इसके अंदर अपने कुछ तो अपने यही आ जाते हैं, समतापीय, समदाबीय, सम आयतनी, एक आ जाता है रुद्धोष्म, एक अपने विशिष्ट ऊष्मा संबंध जिसे अपने मेयर संबंध कहते हैं, इसे व्युत्पन्न करेंगे, कौथन प्रक्रम, पिघलने की प्रक्रिया, चक्रीय प्रक्रम और मुक्त प्रसार। और इन सभी की अपने एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपने जो प्रक्रम पढ़ रहे हैं वो कौन सा प्रक्रम पढ़ रहे हैं, अपने पढ़ रहे हैं सम आयतनी प्रक्रम, ठीक है। अपने जो शुरुआत कर रहे हैं वो अपने कर रहे हैं सम आयतनी प्रक्रम से, सम आयतनी प्रक्रम। देखो, सम आयतनी प्रक्रम जो है वो क्या होता है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, सम आयतनी, सम आयतनी यानी वह प्रक्रम जिसके अंदर
आयतन जो है नियत रहता है, वह प्रक्रम जिसके अंदर आयतन नियत रहता है क्या कहलाता है? सम आयतनी प्रक्रम कहलाता है। मतलब जिस प्रक्रम में आयतन नियत रहेगा वो कौन सा प्रक्रम होगा? सम आयतनी प्रक्रम होगा। यहाँ देखो मैंने बिल्कुल सबसे पहले लिख रखा है कि डेल क्यू इक्वल डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि अगर आयतन नियत रहता है, अगर v क्या रहता है? नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर v का मान कांस्टेंट है, आयतन का मान कांस्टेंट है, तो जब आप लोग कार्य की बात करते हो, डेल डब्ल्यू की बात करते हो, तो आप लिखते हो पी डी वी। क्या लिखते हो? पी डी वी। देखो डेल और डी इसका भौतिक अर्थ अपने को लेना है, बाकी ये अवकलन के रूप में लिखा गया है सभी, यानी यहाँ डी भी लिखते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो अपने मैथमेटिकल नहीं लिख करके भौतिक अर्थ इसका ले रहे हैं। तो अपने बात कर रहे हैं v की, v क्या ले रखा है? कांस्टेंट ले रखा है। अगर v कांस्टेंट है तो dv का मान कितना आ जाता है? शून्य आ जाता है। तो dv का मान कितना? शून्य। और dv का मान शून्य होने का मतलब डेल w का मान शून्य, यानी डेल w कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। अगर डेल w का मान शून्य हो जाता है तो आप लोग इस जगह से देख सकते हो, यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है डेल q इक्वल किसके? डी यू के, और प्लस कितना आ गया? 0 आ गया। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि डेल क्यू जो है वो किसके इक्वल है? वो डी यू के इक्वल है, यानी डेल क्यू किसके इक्वल है? डी यू के इक्वल है। अब देखो आप लोगों ने पढ़ा है कि डेल क्यू किसके इक्वल होता है? डेल क्यू इक्वल होता है सी वी डी टी के। किसके इक्वल होता है? सी वी डी टी के। यहाँ पर सी वी जो है, जो सी वी लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है? ये लिखा गया है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ये यहाँ पर क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है। और विशिष्ट ऊष्मा का जब भी अपने जिक्र करते हैं तो सी वी इक्वल अपने क्या लिखते हैं? अपने क्यू अपॉन टी लिखते हैं, या डेल क्यू अपॉन डी टी लिखते हैं। विशिष्ट ऊष्मा आप लोग सभी जानते हो, किसी वस्तु या पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। और अगर ये काम नियत आयतन पर किया जाता है तो इसे नियत आयतन विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगर ये काम नियत दाब पर किया जाता है तो इसे नियत दाब विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगर अपने मोल के रूप में इसे व्यक्त करें तो इसे मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यहाँ जो अपने इसे ले रखा है, ये क्या ले रखा है? सी वी ले रखा है, यानी नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा ले रखा है। पर ऊपर वाली समीकरण से डेल क्यू की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? डी यू लिख सकते हो, यानी आप इसे लिख सकते हो डी यू बराबर सी वी डी टी। क्या लिख सकते हो आप लोग इसे? डी यू बराबर सी वी डी टी। यहाँ पर सी वी विशिष्ट ऊष्मा है, डी टी ताप में परिवर्तन है, और डी यू जो है वो आंतरिक ऊर्जा अपने होती है। ठीक है। और डेल डब्ल्यू का मान कितना आ गया? 0 आ गया। तो सम आयतनी प्रक्रम के अंदर अपने जो ऊष्मा देते हैं वो ऊष्मा किसके बराबर आती है? आंतरिक ऊर्जा के बराबर आती है। और आंतरिक ऊर्जा के बराबर आती है। दूसरा, अपने विशिष्ट ऊष्मा संबंध से इसे क्या लिख सकते हैं? डी यू बराबर सी वी डी टी लिख सकते हैं। ठीक है। ये अपनी बात आ जाती है सम आयतनी प्रक्रम की। उसके बाद में दूसरा जो प्रक्रम आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये प्रक्रम लिखा गया है समतापीय प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम? समतापीय प्रक्रम। देखो दूसरा जो अपने प्रक्रम ले रखा है वो आता है समतापीय प्रक्रम। हटा देता हूं मैं इनको। दूसरा जो प्रक्रम अपने ले रखा है वो ले रखा है समतापीय प्रक्रम। ठीक है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है सम, और आगे क्या लिखा है? तापीय। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ताप जो है वो एक समान रहना, यानी वह प्रक्रम जिसके अंदर ताप जो है वो एक समान रहता है वो क्या कहलाता है? समतापीय प्रक्रम कहलाता है। अपने फिर से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखते हैं, यहाँ लिख करके छोड़ देता हूँ मैं। डेल क्यू बराबर डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। अपने बात कर रहे हैं समतापीय प्रक्रम की। देखो समतापीय प्रक्रम की बात की जाए तो आपको पता है कि जो आंतरिक ऊर्जा है अपने पास में, जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर नहीं करती? वो पथ पर निर्भर नहीं करती। ये सिर्फ किसका फलन होती है? ये ताप का फलन होती है। अगर ये ताप का फलन है तो डी यू का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जब आप लोग ज्ञात करोगे, अगर ताप का मान नियत रहेगा वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और डी यू का मान 0 आ जाता है तो समीकरण 1 से आप लोग क्या लिख सकते हो?
डेल क्यू इक्वल डेल डब्लू। क्या लिख सकते हो? डेल क्यू इक्वल डेल डब्लू। और यानी आप जो ऊष्मा दे रहे हो वो क्या कर रही है, वहाँ पर कार्य कर रही है, यानी अपने डेल क्यू जो है किसके इक्वल, डेल डब्लू के इक्वल अपने जो ऊष्मा दे रहे हैं वो कार्य के लिए प्रयुक्त हो रही है। और इसके लिए आप लोग मान लिख ही चुके हो, कार्य का मान अपने कितना निकाला था, V1 से V2। अपने जब भी कार्य की बात करते हैं, देखो कार्य की बात करते हैं तो अपने फॉर्मूला क्या लिखते हैं, V1 से V2 और PdV, ये अपने क्या करते हैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखते हैं। अगर परिवर्तन के रूप में लिखोगे, समाकलन नहीं करोगे तो सीधा क्या लिख दोगे, PdV लिख दोगे। और अगर समाकलन करके इसे सोल्व करोगे तो कार्य का मान कितना आ जाता है, PdV आ जाता है। तो ये अपना कौन सा प्रक्रम है, ये अपने समतापीय प्रक्रम है। इसके बाद में जो अपने प्रक्रम आता है वो अपना प्रक्रम आता है समधावीय प्रक्रम। तीसरा जो प्रक्रम है अपना वो है समदाबीय प्रक्रम। इसके बारे में अपने वैसे पढ़ चुके हैं, देखो अभी बताता हूँ आपको। अपने समदाबीय प्रक्रम की बात करें तो समदाबीय प्रक्रम कौन सा होता है, समदाबीय प्रक्रम वह होता है जिस प्रक्रम के अंदर दाब का मान क्या रहता है, नियत रहता है, या वह प्रक्रम जिसमें दाब का मान नियत रहे क्या कहलाता है, समदाबीय प्रक्रम कहलाता है। तो यहाँ दाब का मान क्या है, नियत है, और दाब का मान नियत है तो ये प्रक्रम किस प्रकार का कहलाएगा, समदाबीय प्रक्रम कहलाएगा। ठीक है, देखो अपने अगर इसकी बात करें डेल क्यू की, तो डेल क्यू इक्वल डी यू प्लस डेल डब्लू अपने लिखा है, तो इस जगह क्या आ जाएगा, फिर इस जगह आ जाएगा डेल क्यू डी यू प्लस पी वी टू माइनस वी वन। क्या आ जाता है, पी वी टू माइनस वी वन। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा अपने डब्लू क्या लिखा था, वी वन से वी टू और पी डी वी लिखा था। अपने एक ग्राफ भी बनाया था इस प्रकार से, अगर आपको याद हो तो ऐसा ग्राफ भी बनाया था, V1 V2 और P लिया था। और इसके अंदर जब अपने कार्य का मान ज्ञात कर रहे थे तो वो कार्य का मान कितना आ रहा था, वो आ रहा था PV2 माइनस V1। ठीक है, यानी अपने ये जो डेल डब्लू है ना, ये डेल डब्लू किसके बराबर है, PV2 माइनस PV1 के बराबर है। पर अपनी दाब तो क्या है, कांस्टेंट है, तो P को बाहर रखा और क्या लिख दिया, PV2 माइनस V1 लिख दिया। तो ये प्रक्रम कौन सा होता है, ये अपने समदाबीय प्रक्रम होता है। जिस प्रक्रम के अंदर दाब का मान नियत रहता है वो कौन सा प्रक्रम कहलाता है, वो समदाबीय प्रक्रम कहलाता है। अगली अगर अपनी बात करें तो चौथा प्रक्रम अपने लिया है रुद्धोष्म प्रक्रम। बस छोटे छोटे टॉपिक है ये, इनमें से अपने मेयर संबंध जो पढ़ेंगे उसके बारे में पूछा जा सकता है, या फिर पिघलने और गलने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में 1.5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। अगली अपने जो बात कर रहे हैं 4 नंबर का जो अपना टॉपिक है वो है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम कौन सा होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जो अपने परिवेश के साथ, यानी इस प्रक्रम में निकाय जो है वो अपने परिवेश के साथ में ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं करता है। यानी इस प्रक्रम के अंदर न तो ऊर्जा दी जाएगी और ना ही ऊर्जा ली जाएगी, तो ये प्रक्रम कौन सा कहलाएगा, ये अपने रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाएगा। यानी वह प्रक्रम जिसमें न तो ऊर्जा दी जाएगी न ऊर्जा ली जाएगी। ऊष्मा की बात कर रहे हैं, न तो ऊष्मा देगा और ना ही ऊष्मा लेगा, तो वो कौन सा प्रक्रम होता है, अपने रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। न ऊष्मा दे रहा है न ऊष्मा ले रहा है, इसका मतलब डेल क्यू का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी जो अपने प्रारंभ में ऊष्मा है उतनी की उतनी ऊष्मा जो है वो प्रक्रम पूरा होने के बाद में बचेगी, इसलिए डेल क्यू का मान कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। डेल क्यू का मान 0 आने का मतलब डी यू प्लस डेल डब्ल्यू बराबर कितना, 0। यहाँ से देखो डी यू प्लस डेल डब्ल्यू बराबर कितना, 0, यानी डी यू किसके इक्वल, माइनस के डेल डब्ल्यू के इक्वल। ठीक है, यानी इस प्रक्रम में डी यू किसके बराबर आ जाता है, माइनस के डेल डब्ल्यू के इक्वल आ जाता है। अपने जो आंतरिक ऊर्जा है वो किसके बराबर आ जाती है, वो कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर आ जाती है। ठीक है, तो ये कौन सा प्रक्रम होता है, अपना रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। अपने मेयर संबंध की बात करें उससे पहले जो छोटे छोटे टॉपिक है उससे देख लेते हैं, और बिल्कुल लास्ट में अपने मेयर संबंध की बात कर लेंगे। अपने एक इसके अंदर आता है 5वां, पहले कौथन प्रक्रम की बात कर लेते हैं। कौथन प्रक्रम की कौथन प्रक्रम जो है वो कौन सा होता है। कौथन प्रक्रम आप सभी जानते हो,
यानी इस प्रक्रम के अंदर द्रव जो है वो किसके अंदर बदल जाता है, गैस के अंदर बदल जाता है। वह प्रक्रम जिसमें द्रव जो है गैसीय अवस्था में बदल जाता है कौन सा प्रक्रम कहलाता है, क्वथन प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, इस प्रक्रम के अंदर द्रव जो है वो किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। ध्यान रखना ये प्रक्रम हमेशा किस पर होता है, ये प्रक्रम हमेशा नियत दाब और नियत ताप पर होता है। कौन सा प्रक्रम, क्वथन प्रक्रम। नियत दाब और नियत ताप पर कैसे, जैसे आप सभी को पता है कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर के क्या हो जाता है, गैस में बदल जाता है। जैसे पानी के लिए अगर ताप की बात करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर दाब की बात करें तो एक वायुमंडलीय दाब यानी 1 एटमॉस्फेयर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके ऊपर पानी जो है वो किस में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। तो ये अपने कौन सा प्रक्रम आ जाता है, क्वथन प्रक्रम आता है। ये किस पर होता है, ये नियत दाब और नियत ताप के ऊपर होता है। ठीक है, इसके लिए जब अपने फर्स्ट नियम लिखेंगे तो फिर से वही लिखेंगे, डेल क्यू इक्वल डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ये तो ऊष्मागतिकी का क्या है, प्रथम नियम है। अब अपने मान लेते हैं कि जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा वो कितनी है, वो है L। ठीक है, और अपने जो द्रव की मात्रा ले रखी है वो कितनी ले रखी है, वो m kg ले रखी है, यानी द्रव्यमान अपना कितना है, m है। तो डेल Q का जो अपने फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, mL आता है। यानी आप सभी जानते हो कि जब गुप्त ऊष्मा दी जाती है तो ऊष्मा का जो मान आता है डेल Q किसके इक्वल आता है, mL के बराबर आता है। डेल Q इक्वल mL, m जो है पदार्थ की मात्रा है, L जो है वो क्या है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, तो डेल Q अपना किसके इक्वल है, mL के इक्वल है। यहाँ यदि अपने इसे लिख दें तो ये बनेगा mL du प्लस डेल W। ठीक है, तो ये अपने आ जाता है mL। अब अपने बात कर लेते हैं इस बात की कि अपने यहाँ बोला है नियत दाब और नियत ताप, फिर भी अपने ये जो टर्म आपको दिखाई दे रही है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है du, यानी अपने बात कर रहे हैं नियत दाब की, अपने बात कर रहे हैं नियत ताप की, और अपने यहाँ क्या लिख रखा है, du लिख रखा है। और मैंने पीछे आपको बताया था कि जब अपने ताप में परिवर्तन नहीं करते हैं, ताप कॉन्स्टेंट रहता है, तो अपने आंतरिक ऊर्जा का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। परंतु यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा का मान जो 0 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मैंने आंतरिक ऊर्जा आपको 2 प्रकार की बताई थी। एक मैंने आपको बताया था आंतरिक स्थितिज ऊर्जा, एक मैंने आपको बताई थी आंतरिक गतिज ऊर्जा। आंतरिक गतिज ऊर्जा जो अपने लिख रहे थे, यानी अपने एक तो स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा की बात कर रहे थे। गतिज ऊर्जा की जब अपने बात कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती है, ताप का मापक होती है। और ये किस पर निर्भर करती है, ये जो अपने अंतराणुक बल होता है उस अंतराणुक बल पर निर्भर करती है। द्रव जो होते हैं उसके अंदर अणु बिल्कुल पास पास होते हैं, जब वो गैस में बदल जाता है तो उन अणुओं के मध्य दूरी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी द्रव अवस्था के अंदर तो अणु जो है वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, और जब गैस अवस्था आती है तो उन अणुओं के मध्य दूरी जो है वो बढ़ जाती है। अगर उनके मध्य दूरी बढ़ जाती है तो उनके मध्य जो है उनकी आंतरिक ऊर्जा जो है उसमें क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि आंतरिक ऊर्जा 2 प्रकार की, एक तो गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है अंतराणुक बलों के कारण। तो यहाँ अंतराणुक बल जो हो रहा है उनमें परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि पहले उनके मध्य दूरी कम थी, अब उनके मध्य दूरी जो है वो बढ़ गई। इसलिए अपने यहाँ पर du जो है वो 0 न होकर के जितना है उतना का उतना रह जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी बात आ जाती है क्वथन प्रक्रम की। क्वथन प्रक्रम में आपको क्या बताना है कि इस प्रक्रम में द्रव जो है वो किस में बदलता है, गैस में बदलता है। किस पर होता है, नियत दाब पर होता है, नियत ताप पर होता है। और आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बताना है कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा L और द्रव्यमान कितना m। तो अपना जो डेल Q है किसके इक्वल आ जाएगा, mL के इक्वल आ जाएगा। फिर आप लोग बोलोगे कि अब जब अपने इसका फॉर्मूला लिखें तो ये तो अपने पास में क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, डेल Q इक्वल du प्लस डेल W। डेल Q की जगह तो आपने क्या लिख दिया, mL लिख दिया। फिर आपने du जो है इसे अपनी जगह रख दिया, और डेल W को चाहो तो आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो अगर डेल W को भी आप लिखना चाहो तो PV2 माइनस V1 लिख सकते हो आप इसे। क्यों, जस्ट पीछे वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया नियत दाब जब होता है तो PV2 माइनस V1 लिख देते हैं। समाकलन जब करते हैं W का तो क्या करते हैं, समाकलन V1 से V2 और PdV। ठीक है, तो वहाँ से ये क्या बन जाता है, PV2 माइनस V1 बन जाता है। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि यहाँ du का मान 0 क्यों नहीं है, क्योंकि अणु जो है उनके मध्य जो दूरियाँ हैं उसका मान बदल रहा है, यानी अंतराणुक बलों में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए आंतरिक ऊर्जा में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये अपने कौन सा प्रक्रम आ जाता है, ये प्रक्रम आ जाता है क्वथन
प्रक्रम। देखो 3 टॉपिक इसके अंदर, कवथन, पिघलने की प्रक्रिया और एक अपने जो मेयर संबंध है, तीनों, इन तीनों से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अपने इसे पढ़ लिए, अब अपने पढ़ने वाले हैं पिघलने की प्रक्रिया को। छठा जो अपना इसके अंदर टॉपिक है वो अपने पहले पढ़ लेते हैं, पिघलने की प्रक्रिया। पिघलने की प्रक्रिया, ठीक है। देखो पिघलने की प्रक्रिया में क्या होता है, पिघलने की प्रक्रिया, पिघलने की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, ठोस जो है वो किस में बदलता है, द्रव में बदल जाता है, ठीक है। ठोस जब द्रव में बदलता है तो उस प्रक्रम को अपने क्या कहते हैं, गलन कहते हैं या पिघलने की प्रक्रिया कहते हैं। इसके अंदर ठोस किस में बदलता है, द्रव में बदलता है। जब ठोस द्रव में बदलता है तो उसके आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन कितना होता है, आयतन में परिवर्तन नगण्य होता है, ठीक है। जब ठोस जो है वो द्रव में बदलता है तो उसके आयतन में परिवर्तन कितना होता है, नगण्य होता है। ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है। और उसके बाद में फिर से आपको क्या लिखना है, फिर से आपको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखना है, डेल क्यू इक्वल डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट नियम पढ़ने के बाद में शायद ही ऐसा कोई टॉपिक बचेगा जिसके अंदर ये समीकरण अपने ना लिखे। प्रत्येक टॉपिक के अंदर अपने बार बार इसे लिखेंगे, डेल क्यू इक्वल डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो इसे अच्छे तरीके से जरूर याद रखना है। आपने लिखा डेल क्यू इक्वल डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब आयतन में परिवर्तन क्या है, नगण्य। अगर आयतन में परिवर्तन नगण्य तो अपने ये जो टर्म है इसे क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। यानी अपने ये लिखें कि V2 माइनस V1 करें और V1 और V2 अगर बराबर हो, क्योंकि परिवर्तन तो नगण्य है, तो इसे अपने यहाँ से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। आपके पास में सिर्फ क्या बचता है, आपके पास में बचता है डेल क्यू इक्वल डी यू। क्या बचता है, डेल क्यू इक्वल डी यू। अब आपको बात करना है कि गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा अगर कितनी हो, L हो, यानी गलन की गुप्त ऊष्मा अगर अपनी कितनी हो, L हो, तो यहाँ डेल Q जो है वो M द्रव्यमान के लिए कितना आ जाएगा, डेल Q जो है वो M द्रव्यमान के लिए आ जाएगा, डेल Q इक्वल M L। यहाँ पर L जो है वो क्या है, गलन की गुप्त ऊष्मा है, M क्या है, द्रव्यमान है, तो डेल Q किसकी इक्वल, M L के इक्वल। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ये M L इक्वल डी यू। इतनी बात समझ में आई। अब अपने एक बात इसके अंदर और कर लेते हैं कि अगर अपने आयतन में परिवर्तन नगण्य ना हो तो, अगर यदि आयतन में परिवर्तन नगण्य ना हो तो, अगर आयतन में परिवर्तन नगण्य ना हो तो अपने यहाँ क्या लिख देंगे, अपने लिख देंगे एम एल और डी यू प्लस पी वी एफ माइनस वी आई। क्या लिख दिया, पी वी एफ माइनस वी आई, पी वी एफ माइनस वी आई। वी आई और वी एफ, वी आई जो है प्रारंभिक अवस्था में आयतन है और वी एफ जो है वो अंतिम अवस्था में आयतन है। अगर आयतन में परिवर्तन नगण्य न हो तो अपने ये टर्म पूरी लिख देंगे। यहाँ पर एल लिखा हुआ है, एम एल, ठीक है। और ये अपने कौन सा प्रक्रम आ जाता है, ये आ जाता है पिघलने की प्रक्रिया, ठीक है। इसके बाद में अपने जो टॉपिक आता है वो आता है सक्रिय प्रक्रम। सातवां जो है वो है सक्रिय प्रक्रम। सक्रिय प्रक्रम, सक्रिय प्रक्रम कौन सा होता है, देखो सक्रिय प्रक्रम वो होता है जिसमें निकाय विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच जाता है, वो प्रक्रम कौन सा होता है, सक्रिय प्रक्रम होता है। यानी निकाय जहाँ से चलना शुरू किया था विभिन्न प्रक्रमों से होता हुआ फिर से उसी अवस्था पर पहुंच जाए, कौन सा प्रक्रम कहलाता है, सक्रिय प्रक्रम कहलाता है। लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों ने सक्रिय प्रक्रम में कार्य भी देखा था, तो उसी प्रकार से अगर अपने सक्रिय प्रक्रम हो तो क्या होगा। देखो सक्रिय प्रक्रम होने का मतलब ये हुआ कि जैसे अपने इस प्रकार से ग्राफ बनाया था वहाँ कि यहाँ से इसने चलना शुरू किया और विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ ये फिर से कहाँ पहुँच गए, इसी अवस्था पर पहुँच गए। तो देखो सोचने की बात है
कि मैंने आपको बताया कि जो आंतरिक ऊर्जा है वो किसका फलन नहीं होती, वो पथ का फलन नहीं होती, अवस्था का फलन होती है। यानी जहाँ से आपने चलना शुरू किया था अगर फिर से वहीं पर पहुँच जाए, जहाँ से चलना शुरू किया था घूम करके अगर फिर से उसी जगह पर पहुँच जाए तो अपने डी यू का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी यू का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और डी यू का मान 0 होने का मतलब अपना डेल क्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, डेल डब्ल्यू के बराबर आ जाएगी। यानी चक्रीय प्रक्रम में अपने जो ऊष्मा देंगे वो ऊष्मा किस में बदल जाती है, वो कार्य के अंदर बदल जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आंतरिक ऊर्जा का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये अपने कौन सा प्रक्रम है, ये चक्रीय प्रक्रम है। अपने अगला जो प्रक्रम है वो आता है मुक्त प्रसार। लास्ट जो अपनी लास्ट नहीं है, मेयर संबंध अपने बीच में छोड़ा है, पहले उसे करेंगे। तो अपने मुक्त प्रसार की बात करें तो मुक्त प्रसार का मतलब होता है कि यदि अपने आदर्श गैस को निर्वात के अंदर क्या करें, प्रसारित करें। यदि अपने आदर्श गैस को निर्वात के अंदर ऊष्मारोधी प्रक्रम रखते हुए क्या करें, प्रसारित करें, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे मुक्त प्रसार कहा जाता है। एक तो ऊष्मारोधी है तो डेल क्यू का मान तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक अपने बात कर रहे हैं निर्वात की, किसकी बात कर रहे हैं, निर्वात की बात कर रहे हैं। तो निर्वात की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, निर्वात में पी का मान कितना होगा, 0 होगा। मतलब ये हुआ कि जब आप लोग लिखोगे डेल क्यू इक्वल डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो जब आप इसे लिखोगे तो इसका मान 0 और इसका मान भी क्या, 0। क्यों, पी डी वी, पी का मान 0, इसका मतलब डी यू का मान 0, इसका मतलब यू का मान कांस्टेंट या नियत। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आंतरिक ऊर्जा इस प्रक्रम में क्या रहती है, नियत रहती है। मतलब जब भी आपको बात की जाए मुक्त प्रसार की तो मुक्त प्रसार की बात करेंगे तब अपने क्या बोलेंगे कि मुक्त प्रसार के अंदर हमेशा आंतरिक ऊर्जा जो है वो नियत रहती है। मुक्त प्रसार का मतलब आदर्श गैस को निर्वात में ऊष्मारोधी रखते हुए किसी सिलेंडर के अंदर या किसी अन्य में प्रसारित किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, मुक्त प्रसार बोलते हैं। मुक्त प्रसार के अंदर डेल क्यू का मान 0, डी यू का मान 0 आएगा। क्योंकि पी का मान भी 0 है तो यू का मान क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसे अपने क्या कहते हैं, इसे अपने कहते हैं मुक्त प्रसार। अब अपने बिल्कुल लास्ट में बात कर लेते हैं मेयर संबंध की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, मेयर संबंध की बात कर लेते हैं, जो अपने बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। तो 9वां अपने जो इसमें है वो है मेयर संबंध, या अपने इसे बोला जाता है विशिष्ट ऊष्मा संबंध। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मेयर संबंध आप फर्स्ट जो शुरुआत के जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके अंदर आप लोग पढ़ चुके हो कि मेयर संबंध अपने क्या होता है। तो मेयर संबंध सीधा तो अगर आप लिखो तो Cp माइनस CV इक्वल R, ये क्या होता है, मेयर संबंध होता है। ठीक है, इसके बारे में शायद आप लोग जानते हो। पर अपने यहाँ जो मेयर संबंध व्युत्पन्न कर रहे हैं, देखो अपने मेयर संबंध एक तो इस प्रकार से व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, जैसे आपने लिखा है Cp माइनस CV इक्वल R, यहाँ जो C लिखे गए हैं ये कैपिटल C लिखे गए हैं। ठीक है, और कैपिटल C का मतलब हो गया अपने इसे मोलर विशिष्ट ऊष्माओं के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, अपने डिटेल से बात इसकी कल करेंगे, जितना होता है उतना बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले अपने इसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने वही काम करते हैं कि डेल क्यू इक्वल डी यू प्लस डेल डब्ल्यू लिखते हैं। ठीक है, और अब अपने शुरुआत में जो बात करते हैं वो अपने बात कर लेते हैं इसके अंदर नियत आयतन की। अपने बोलते हैं कि m द्रव्यमान द्रव्यमान की गैस का नियत आयतन पर अगर ताप में परिवर्तन dt हो, ताप में परिवर्तन कितना हो, dt हो, तो इसमें जो अपने विशिष्ट ऊष्मा काम आएगी वो कौन सी विशिष्ट ऊष्मा काम आएगी, CV काम आएगी। ठीक है, कौन सी विशिष्ट ऊष्मा, CV काम में आएगी। ठीक है, और नियत आयतन की जब ये बात कर रहा है तो नियत आयतन के अंदर आप लोगों को पता है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो नियत आयतन वाला प्रक्रम आपने पढ़ा है कि डेल क्यू इक्वल डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। नियत आयतन की जब बात की जाएगी तो डेल डब्ल्यू का मान क्या होगा, यहाँ से 0 होगा। डेल डब्ल्यू का मान 0 होने का मतलब अपना डेल क्यू और डी यू जो है वो क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। यहाँ डेल क्यू का मान अगर आप लोग लिखो, ये जो आपने लिखा है इसके लिए यदि डेल क्यू का मान लिखा जाए तो आप लोग क्या लिख